दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायो वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बायो के पहले चैप्टर से एक महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। और वो पॉइंट क्या है, ज़रा आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। आज हम लोग भ्रूण कोश पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बच्चों बीजांड पर चर्चा किया था कि एक जो आवृतबीजी बीजांड होता है बच्चों, उस बीजांड की संरचना कैसी होती है और उस बीजांड के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इसके बारे में पूरी चर्चा हम लोग पिछले पार्ट में कर चुके हैं। आज आपका इस चैप्टर का तीसरा पार्ट नंबर 3, जिसके अंतर्गत आज हम लोग भ्रूण कोश की चर्चा करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये उत्पन्न होता है बच्चों कि भ्रूण कोश क्या होता है। आप सभी लोगों ने ये शब्द तो सुना ही होगा, भ्रूण कोश किसे कहते हैं। यदि हम लोग इस पे विचार करें तो आप लोगों को ये याद आना चाहिए कि बीजांड में एक संरचना बच्चों हम लोग बनाए थे, और वो संरचना क्या थी जानते हैं? बीजांड काय। संरचना थी बच्चों बीजांड काय। इस बीजांड काय में एक आपको थैलीनुमा संरचना मिलती है, और ये जो थैलीनुमा संरचना आप लोगों को बीजांड के अंदर दिखाया गया था बच्चों, इसी थैलीनुमा संरचना को हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। इसी थैलीनुमा संरचना को बच्चों क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। तो पहला पॉइंट हमारा यही था बच्चों कि भ्रूण कोश क्या है। तो सीधा आपको उत्तर देना है, बीजांड में बीजांड काय के अंदर पाए जाने वाली थैलीनुमा संरचना को भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि ये भ्रूण कोश बना है किससे, वह कौन सी कोशिका थी जिसने इसको बनाया। तो उसका जवाब जरा देखिए क्या मैं लिख रहा हूं। भ्रूण कोश का निर्माण बच्चों मेगा स्पोर से होता है, जिसको हिंदी भाषा में हम लोग गुरु बीजाणु कहते हैं। गुरु बीजाणु का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अंग्रेजी में इसको मेगा स्पोर कहते हैं बच्चों। यही गुरु बीजाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके सूत्री विभाजन करके बच्चों अर्धसूत्री विभाजन करके बच्चों ये बनाता है भ्रूण कोश। अब आप ये जानते हैं कि गुरु बीजाणु कोशिकाएं जब अर्धसूत्री विभाजन करती हैं तो अर्धसूत्री विभाजन से कुल 4 कोशिकाएं बच्चों बनती हैं। ये आप सभी लोगों को ज्ञात है।
एक बार अर्धसूत्री विभाजन अगर कोई कोशिका कर रही है बच्चों, तो 4 कोशिकाएं इनसे बन जाती हैं। इनमें से कोई एक कोशिका विकसित होकर भ्रूणकोश में बदल जाती है, जिसका आकार बच्चों कैसा होता है? थैली नुमा होता है। ठीक है। अब यह एक कोशिका का जो केंद्रक होता है बच्चों, वह बार बार सूत्री विभाजन करता है और सूत्री विभाजन के कारण कोशिका के अंदर जो एक केंद्रक होता है बच्चों, वो आगे चलकर 2 केंद्रक में बदल जाता है, जिनमें से एक केंद्रक ऊपर की तरफ और दूसरा केंद्रक नीचे की तरफ आ जाता है। बाद में ये केंद्रक पुनः विभाजन करते हैं, फिर 1 से 2 बनता है यहाँ, और यहाँ भी बच्चों 1 से 2 बनता है। इसी तरह से ये अगला विभाजन जब करता है बच्चों, तो कुल 4 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से 3 केंद्रक युक्त जो कोशिका होती है वो ऊपर की तरफ रहती है, और एक कोशिका केंद्रक सहित बीच में आ जाती है। ऐसे ही नीचे की जो 2 कोशिकाएं हैं जब विभाजन करती हैं बच्चों, तो 3 कोशिका तो नीचे रह जाती है, लेकिन एक कोशिका मध्य में चली जाती है। इस प्रकार से एक भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। अब अगर हम लोग ये देखें, तो इस चित्र को देखने के बाद ये पता चलता है कि एक भ्रूण कोश के अंदर कुल कोशिकाओं की जो संख्या है बच्चों, वो 7 होती है। लेकिन अगर केंद्रक की गणना किया जाए, तो 3 केंद्रक ऊपर और 3 नीचे मिला के 6 हो गए, और 2 बीच में है, यानी कुल मिला के 8 केंद्रक इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये बहुत ही मेजर प्रश्न है, आपके पेपर में ये आता है कि एक परिपक्व भ्रूणकोश जो होता है बच्चों, उसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती है। तो आपको उत्तर में क्या लिख के आना है कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं पाई जाती है। इस बात पर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। अब आइए हम लोग इस चित्र का एक विस्तारित फिगर इधर बनाते हैं और उन कोशिकाओं के नामों की जानकारी करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग बनाएंगे भ्रूण कोश का बाहरी आवरण। तो भ्रूण कोश का बाहरी आवरण बच्चों कुछ इस तरीके का होता है। इस चित्र पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए किस तरह से बन रहा है। इस तरह का भ्रूणकोश आपको दिखाई देता है। ठीक है। अब इस भ्रूणकोश में ऊपर की तरफ बच्चों 3 कोशिकाएं आपको मिलती है। ऊपर की तरफ
3 कोशिकाएं आपको मिलती हैं। और बीच में बच्चों एक कोशिका होती है। जिसके अंदर 2 केंद्रक होता है। नीचे की तरफ आए तो भ्रूण कोश के निचले भाग में, जो कि बीजांड द्वार की तरफ होता है बच्चों, यहाँ पर एक इस प्रकार की कोशिका मिलती है। और 2 इसके साइड में कोशिकाएं होती हैं। कुल मिलाकर आपके एक परिपक्व भ्रूणकोश का चित्र तैयार हो गया। अब बात आती है कि इन कोशिकाओं को नाम क्या दिया जाए। तो आइए नाम की जानकारी करते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि यह फिगर आपको बीजांड के अंदर देखने को मिला था। तो ये जो बीजांड का ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों, ये बीजांड काय की तरफ होता है। और बीजांड काय की तरफ जो ये 2 या 3 कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, इन तीनों कोशिकाओं को बच्चों बोलते हैं हिंदी में प्रतिमुखी कोशिका। तो प्रतिमुखी कोशिका की संख्या बच्चों 3 होती है। अब अगर हम लोग बीच वाली कोशिका पर ध्यान दें तो इस कोशिका को बोला जाता है बच्चों ध्रुवीय कोशिका या केंद्रक। यह कोशिका बच्चों नेचर से डिप्लॉयड होती है, ये ध्यान रखना है आपको। जबकि यहाँ की जो इतनी कोशिकाएं हैं बच्चों, ये नेचर से अगुणित होता है। अब बात आती है एकदम नीचे की तरफ आए तो बीजांड में जो बीजांड द्वार आपने देखा था, उस बीजांड द्वार की तरफ बीच में एक बड़ी सी कोशिका आपको दिख रही है। इस कोशिका को हिंदी में बच्चों अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंड कोशिका। इंग्लिश भाषा में इसको एग सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आप पोलर सेल कह सकते हैं और इसे आप एंटीपोडल सेल कह सकते हैं। ठीक है, अंड कोशिका के दोनों तरफ जो एक एक कोशिकाएं बच्चों दिख रही हैं, इनको हिंदी भाषा में सहायक कोशिका कहते हैं। और सहायक कोशिका की संख्या यदि आप देखो तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी सहायक कोशिका की संख्या बच्चों 2 होती है। इस तरह से आपने देखा कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में कुल कोशिकाओं की संख्या को अगर हम गिने तो कितने दिख रहे हैं बच्चों? 3 ऊपर, एक बीच में 4 और 3 नीचे 7, यानी कोशिकाओं की संख्या टोटल कितनी है? 7। जैसा कि यहाँ देखो लिखा गया है, यहाँ पर देखो लिखा गया है कि भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों। जबकि अगर हम केंद्रक को देखें तो इसके अंदर केंद्रक की संख्या कितनी है जरा देखो। 3 ऊपर की तरफ, 2 बीच में 5 और 3 यहाँ पर 8। और देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है कि भ्रूणकोश में केंद्रक की संख्या 8 होती है। ठीक है ना? तो इसी चित्र के आधार पर ये आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर
आपके सामने मैं एक परिपक्व भ्रूणकोश का चित्र बना चुका हूं और इसके अंदर जितने भी नाम हैं बच्चों, वो सब आपके सामने लिखा जा चुका है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो एक परिपक्व भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाने का प्रश्न आपके पेपर में आता है। यदि एक परिपक्व भ्रूणकोश का चित्र बनाने के लिए बच्चों आ जाए तो आप को वह चित्र कुछ इस प्रकार से बनाना है जैसा यहाँ बना हुआ है। एक बार मैं पुनः सभी कोशिकाओं का नाम बता रहा हूं, उन पर आप फोकस कीजिए। ऊपर वाली कोशिका को बच्चों प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल कहते हैं, इनकी संख्या 3 होती है, ये ध्यान रखना है। बीच वाली कोशिका को बच्चों ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, ये नेचर से डिप्लॉयड होता है। नीचे की तरफ आते हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, एक कोशिका अंड कोशिका से संबंधित है और दो कोशिकाएं सहायक कोशिका होती हैं बच्चों। यहाँ से कई छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जिन पर हमको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भ्रूणकोश में प्रतिमुखी कोशिका की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों आपको लिख के क्या आना है, जरा आप चित्र की तरफ ध्यान दो, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो प्रतिमुखी कोशिका की संख्या यदि हम भ्रूणकोश में देखें तो कितनी है बच्चों, गिनो, 1 2 3। तो आपको उत्तर में लिख के आना है बच्चों की प्रतिमुखी कोशिका की संख्या 3 होती है। अगला पॉइंट है कि ध्रुवीय कोशिका का स्वभाव कैसा होता है। अब अगर ये प्रश्न आया बच्चों तो आपको लिख के आना है कि ध्रुवीय कोशिका डिप्लॉयड अर्थात 2n स्वभाव की होती है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए बच्चों कि एक भ्रूणकोश में कितनी सहायक कोशिकाएं होती हैं, तो क्या लिख के आएंगे? एक भ्रूणकोश में सहायक कोशिका की संख्या बच्चों कितनी है, उसको भी आप चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। देख रहे हैं कितनी है सहायक कोशिका, एक और एक 2 होती है। तो कुछ इस तरह से जो छोटे प्रश्न इनसे जुड़े हुए बनते हैं उसको मैंने इस साइड में लिख दिया है जिससे कि आप अलग से इनकी तैयारी कर सकें। और साथ में हम लोगों ने भ्रूणकोश का एक नामांकित चित्र भी बना लिया, इसकी पूरी जानकारी हमको प्राप्त हो गई है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और इसके साथ इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करो जिससे कि आपके जो मित्र हैं वो भी इस वीडियो को देखकर भ्रूणकोश से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।